हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चे। जैसे हमने लास्ट प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, डॉक्ट्रीन ऑफ रेस जुडिकाटा, द सेम इज नाउ डॉक्ट्रीन ऑफ रेस सब जुडिस। Okay, it's also very important, pay your attention, and I'm starting it with section 10. section 10 के अंदर ये कवर होता है। जैसे section 11 में हमने रेस जुडिकाटा किया है, यहाँ पर हमारा डॉक्ट्रीन ऑफ रेस सब जुडिस है section 10 में। ठीक है, so section 10 क्या कहता है बच्चे? it talks about res sub judice means matter is pending in a court। ठीक है, वहां पर क्या था, मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है फॉर्मर सूट में। आप साथ साथ रेस सब जुडिकाटा को भी समझते जाइए और सब जुडिस को भी समझते जाइए ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, वहां पर क्या था बच्चे, फॉर्मर सूट में आपका मैटर वाज फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। याद आया? अब यहाँ पर क्या है, द मैटर इज नॉट येट फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, इट इज पेंडिंग इन द कोर्ट। मैटर इज पेंडिंग मतलब एक प्रीवियस कोर्ट में मैटर अभी चल रहा है और आप सेम मैटर इन इशू को, द सेम पार्टीज उसको किसी दूसरे कोर्ट में स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी है, सपोज ए एंड बी के बीच में एक मैटर है एंड दैट मैटर इज पेंडिंग इन, सपोज कीजिए, इन कोर्ट 1 यहाँ पर चल रहा है, एंड अगेन ए फाइल्स द सूट अगेंस्ट बी इन सम अदर कोर्ट। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ए फिर बी के अगेंस्ट मैटर फाइल करता है, कहाँ पर? कोर्ट बी में जाकर या कोर्ट 2 में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टीज के बीच में सेम पार्टीज हैं, वही मैटर है, सेम टाइटल है, सेम इश्यूज हैं, एंड द मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट, and again the same suit has been filed in some other court or maybe the same court। सेम कोर्ट में भी आप कर सकते हो या आप दूसरे कोर्ट में जाके सेम पार्टीज, सेम टाइटल, सेम मैटर इन इशू आप जाकर दूसरे कोर्ट में फाइल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस सब्सिक्वेंट सूट हैज बीन स्टेड। जो ये सेकंड सूट होता है बच्चे, इस पे क्या लग जाता है? स्टे लग जाता है, इसको स्टे कर दिया जाता है। ठीक है, सो सब्सिक्वेंट सूट शैल बी स्टेड, ये हमारा डॉक्ट्रीन कहता है। आप साथ में दोनों ही केसेस को नहीं कर सकते हो। कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी एक केस प्रीवियस कोर्ट में चल रहा है ऑन सेम इश्यूज बाय सेम पार्टीज, सो दे कैन नॉट गो विद दिस वन, दे विल स्टे द मैटर एंड वेट फॉर द प्रीवियस वन। जब वो फाइनली हर्ड एंड डिसाइड होगा तब वो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट आवर डॉक्ट्रीन सेज दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, दैट मीन्स कोर्ट डजंट हैव द जुरिस्डिक्शन, court doesn't have competency and here court shall stay the matter। no court shall means court is incompetent। okay, ठीक है, समझ में आया बच्चे? सो प्रीवियस सूट, फॉर्मर सूट, हम बात करते हैं ना प्रीवियस सूट। देखिए रेस जुडिकाटा में बात किसकी हो रही थी? फॉर्मर सूट एंड द सब्सिक्वेंट सूट, इनकी बात हो रही थी। किस में बात करी थी हमने? रेस जुडिकाटा में। अब रेस सब जुडिस में आप क्या बात करेंगे? फॉर्मर सूट को आप बोलोगे प्रीवियस सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट को आप क्या बोलोगे? न्यू सूट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज हो जाता है, अदरवाइज द थिंग इज सेम। सो फॉर्मर सूट इज पेंडिंग एंड नाउ आपने न्यू सूट एक फाइल कर दिया है। मैटर इन इशू एंड पार्टीज जो हैं वो सेम है, बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे आर और एनी ऑफ देम क्लेम, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है। सो सूट में जो टाइटल है, सेम टाइटल वर देयर इन द फॉर्मर सूट में भी वही था। सो आपको अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, रेक्स सब जुडिस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी? क्या क्या? सेम टाइटल, सेम मैटर इन इशू, देन सेम पार्टीज। पार्टीज का मतलब है इवन इफ द पार्टीज आर डिफरेंट, द पार्टीज ऑफ द प्रेजेंट सूट आर क्लेमिंग अंडर द पार्टीज ऑफ द फॉर्मर सूट। आप उनके अंडर क्लेम कर रहे हो, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बता दिया था। तो ये मेन कंडीशंस है। द सूट इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट इन इंडिया, तो सब्सिक्वेंट जो भी कोर्ट होगा उसको आप क्या करेंगे? स्टे कर देंगे। ठीक है बच्चे, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट एंड दैट सूट शैल बी स्टेड।
that this former court should have jurisdiction to try the former suit. सबसे पहले कोर्ट 1 की ही jurisdiction है, कोर्ट 1 competent है, पहले उसी की ही jurisdiction के अंडर former suit पूरा ट्राई होगा. If all the relevant things are fulfilled, तो subsequent suit को आप stay कर देंगे. समझ में आया बच्चे? सो ए और बी के बीच में एक सूट पेंडिंग है पहले से ही, एंड देयर आर 4 इश्यूज इन दैट सूट. इसमें कोई 4 इश्यूज उन्होंने उठाए हुए हैं. एंड नाउ अगेन द सूट जो है वो आप फाइल कर देते हो बिटवीन ए एंड बी, एंड सपोज हियर ऑल्सो 4 इश्यूज, वही 4 इश्यूज उठाए गए हैं. ठीक है, बट सपोज ओनली वन ऑफ द इश्यूज इज कॉमन एंड द अदर 3 इश्यूज आर डिफरेंट. ये फर्स्ट वाला दोनों में कॉमन है, बाकी जो ये 3 है इन 3 से टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल कोरिलेट नहीं करते. तो यहाँ पर क्या स्टे लगेगा? क्या इश्यूज पे रेस सब जुडिस कभी लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा. तो यहाँ पर आपने आंसर क्या देना है, स्टे विल बी ओनली ऑन द इशू विच इज कॉमन वन. जो कॉमन है सिर्फ उसी पर ही स्टे लगेगा, रेस्ट 3 पे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी, कोर्ट विल प्रोसीड. Right? So if only one or some of the issues are common and not all, so then section 10 will not apply. Section 10 कहाँ पर apply होता है? All issues are either exactly the same or substantially they are same. Only then section 10 is applicable. समझ में आया बच्चे? So res sub judice doesn't apply only upon single issue, it applies only upon the entire suit. सिर्फ एंटायर सूट पे लगता है. तो अब आपने देखा यहाँ पे 3 इश्यूज डिफरेंट है, तो क्या करेंगे वो, क्या इस एक कॉमन की वजह से पूरे पे स्टे लगा देंगे? नो. तो यहाँ पर क्या होगा, कोर्ट सेक्शन 10 को अप्लाई नहीं कर सकती, एंड दिस मैटर विल ऑल्सो गो ऑन. Right? So it applies only upon the entire suit, and entire suit will be bad या stay only when all the issues are same. If only one or 2 issues are same, then res sub judice will not apply. If all the issues in both the suits are substantially the same, तभी this res sub judice apply होगा. समझ में आ रहा बच्चे? So res sub judice apply upon the entire subsequent suit and not upon one or more some issues, unlike res judicata था. Therefore if only one or some of the issues जो है are common, res sub judice will not apply. जरूरी क्या है, जो 4 issues थे वो सेम 4 issues यहाँ पर कॉमन होने चाहिए, तभी आप इस पे सेक्शन 10 अप्लाई करोगे. 1 और 2 अगर कॉमन दिख रहे हैं, रेस्ट डिफरेंट है, एक भी डिफरेंट हुआ, सूट पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा. So in order to apply res sub judice, it has to be proved that all the issues in both the suits were substantially the same. Right बच्चे? Let's take one more example. क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक डिवोर्स पिटीशन चल रही है. ठीक है, और वो कहाँ पर चल रही है, किसी अमेरिकन कोर्ट में चल रही है, मतलब आउटसाइड इंडिया. ठीक है, दिस इज अमेरिकन कोर्ट, वहां पेंडिंग है. अब डिवोर्स पिटीशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज पेंडिंग देयर इन द अमेरिकन कोर्ट, दिस वी विल सी. एंड इन इंडिया ऑल्सो सेम पिटीशन इज फाइल्ड. अब उन्होंने दोनों पार्टीज ने ये कहाँ पर, इंडियन कोर्ट में भी सेम पिटीशन फाइल कर दी है डिवोर्स की. सो द पेंडेंसी ऑफ द सूट इन द फॉरेन कोर्ट डजंट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया. मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला है कि जो कोर्ट 1 और कोर्ट 2 होनी चाहिए वो दोनों ही कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में. अगर फॉरेन कोर्ट होगी तो ये सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, सो इट डजंट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. So if the suit is pending in the foreign court, res sub judice will not apply. Right? So the pendency of the suit in Indian court shall stay the subsequent suit in Indian court only. If conditions, जो ये conditions है, all are fulfilled. But if former suit is pending in the foreign court, तब आपका res sub judice apply नहीं होता है. Okay? So points क्या होने चाहिए, that the suit is pending in the other court. Suppose it has got 4 or 5 issues and the subsequent suit maybe also have the same 4 and 5 issues. All issues are here substantially same. ठीक है, तो रेस सब जुडिस बताइए आप अप्लाई होगा कि नहीं? Yes, of course it will apply. So basically अब आपको समझ में आ गया बच्चे, रेस सब जुडिकाटा में क्या था, आपका मैटर जो है फॉर्मर में ऑलरेडी डिसाइड हो गया है.
अब आप सेम इश्यूज पे दोबारा से केस डाल रहे हो, सूट डाल रहे हो, तो हमारे जो प्रिंसिपल कहता है कि सेम मैटर इन इश्यूज पर सेम पार्टीज फॉर्मर मतलब सब्सिक्वेंट सूट नहीं डाल सकते अगर उनका फॉर्मर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है। और रेस सब जुडिस क्या कहता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में सेम टाइटल सेम मैटर इन इशू चल रहा है, पेंडिंग है, तो आप सेम सूट को किसी दूसरी कोर्ट में नहीं चला सकते हो, ठीक है। सेकंड कोर्ट में जाते ही वो मैटर स्टे हो जाएगा बिकॉज सेकंड कोर्ट इनकम्पिटेंट हो जाएगी। ओके, इफ एनी ऑफ द इश्यूज उनको लगता है कि डिफरेंट है, तभी वो जो पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट सूट है वो प्रोसीड होगा। एंड आउटसाइड इंडिया अगर कोई फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, उसका कोई इफेक्ट सेक्शन 10 पर नहीं पड़ता है, सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, right? So for today I gave you basic introduction of res sub judice along with example. I hope you understood it well. Stay tuned for the next session. We will talk deeply about this section and how it's applied in Indian court. Till then, have a good day. Thank you.